तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 17 जनवरी की रात नोएडा सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज 1.25 घंटे तक जान बचाने के लिए तमाम लोगों के आगे गिड़गिड़ाता रहा, मिन्नतें करता रहा। पिता पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ की टीम आती है, लेकिन सुबह तक कोई भी पानी में नहीं उतरता क्योंकि पानी ठंडा था, कोहरा घना था, दिखाई कुछ दे नहीं रहा था। पानी के बीच में सरिया था, जान जोखिम में। और ऐसे वक्त में एक अनजान एक डिलीवरी बॉय जो वहीं पास में रहता है वहाँ से गुजर रहा था, जिसका नाम मुनिंदर है। वो इन तमाशबीनों को देखकर उसे लगता है ये क्या हो रहा है, और वो खुद अपनी जान जोखिम में डालकर उस ठंडे पानी में कूद पड़ता है, क्योंकि वो एक अच्छा स्विमर भी था। आधे घंटे तक करीब पानी में रहता है, आधा घंटा या उसके आसपास, लेकिन वो युवराज तक पहुंच नहीं पाता। इसके बाद उसकी भी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो बाहर आ जाता है। उसने अपना फ़र्ज़ निभाया। सुबह तक युवराज की मौत हो चुकी थी, लाश बाहर आ गई। सारी कहानी आप लोगों को पता है। जब मैंने ये कहानी सुनाई थी उस दिन बहुत सारे लोगों के मैंने मेल आए, कमेंट्स आए, जिसमें इस डिलीवरी बॉय के लिए तमाम तरह की तारीफ़ें थी, और होनी भी चाहिए। कम से कम इस पत्थर दिल शहर में कोई तो है जो किसी को बचाने के लिए इस तरह आगे आया। अब ऐसे शख्स के साथ क्या होना चाहिए? कायदे से उसको सर पर बिठाना चाहिए, उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, उसका एग्जाम्पल देना चाहिए ताकि कुछ और लोग ऐसे ही सामने आ सकें। लेकिन नोएडा पुलिस ने क्या किया? वही नोएडा पुलिस जिसके 20 से ज़्यादा जवान और अफसर उस रात उसी पानी के किनारे बैठे तमाशा देखते रहे, किया कुछ नहीं। उस नोएडा पुलिस ने ये किया कि जिस शख्स ने अपनी जान पर खेल कर, अपना फ़र्ज़ मानकर युवराज को बचाने की कोशिश की, उसी के पीछे पड़ गई। उस मुनिंदर ने उस रात का पूरा किस्सा, पूरी कहानी मीडिया को बताई, क्योंकि मीडिया की टीम वहाँ पहुँची हुई थी। लोगों ने उससे पूछा, उसने बताया। अपनी तरफ से तो उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी एक लाइन नोएडा पुलिस के मतलब दिल को छलनी कर गई। उन्हें गुस्सा आया। उन्हें लगा कि हमारे रहते हुए ये कैसे हीरो बन सकता है, और ये क्यों ऐसी बातें कर रहा है, ये क्यों पानी में डूबा, इसकी वजह से अब हमारी बेइज्जती हो रही है। तो वो जो पहली लाइन मुनिंदर ने उस दिन कही मीडिया के सामने, और जिसमें पोल खोली हमारी 3 एजेंसियों की कि ये लोग क्या कर रहे थे, चाहते तो बचा सकते थे, पहले उस लाइन को सुन लीजिए। इसमें जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी, और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है, अंदर हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो एसडीआरएफ वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। जो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था, मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा, और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं, और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में। रात 1:45 बजे 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा। ना तो मुझे गाड़ी मिली, नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया, और आपने उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक ना ही तो लड़का निकला था, ना ही गाड़ी निकली थी। तो ये मुनिंदर ने 17 और 18 जनवरी के दरमियान ये बात कही मीडिया से, और उसने यही कहा कि यहाँ पे तमाम लोग थे लेकिन कोई बचा नहीं रहा था। किनारे बैठकर सब ठंडे पानी में उतरने से डर रहे थे, तमाशा देख रहे थे, और तब वो उतरा। जो भी कहा उसने अपना सच बयान कर दिया, इसमें ऐसी कौन सी बात है। लेकिन हुआ ये कि जब ये खबर हेडलाइन बन गई, तमाम नेशनल न्यूज़ चैनल पर, अखबारों में, सुर्खियों में रही, तो नोएडा पुलिस की ज़बरदस्त बेइज्जती हुई। क्या तुम्हारे सामने एक नौजवान डूब रहा है और तुमने कुछ किया नहीं, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? नोएडा पुलिस को गुस्सा आ गया। उसे लगा एक डिलीवरी बॉय की इतनी हिम्मत कि हमारी बेइज्जती करे, और सारी वाहवाही वही लूटे, वही हीरो बने, हम विलन बन जाए।
18 जनवरी को इसी नोएडा पुलिस ने नॉलेज पार्क पुलिस स्टेशन लगता है जहां यह हादसा हुआ उसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है, मोनिंदर को मैसेज किया कि नोएडा पुलिस के आला अफसर आपसे मिलना चाहते हैं, आपका बयान लेना चाहते हैं। मोनिंदर को लगा चलो ठीक है, पुलिस की भी हेल्प करनी चाहिए, जाकर जो भी देखा है बता देंगे। अब ये पहुंचता है नॉलेज पार्क, लेकिन वहां जाकर उसे अंदाज़ा होता है कि मामला तो कुछ और है। वहाँ उसे कहा जाता है कि अभी आला अफसर किसी ज़रूरी मीटिंग में आप बैठो। 4-5 घंटे उसको वेट कराया जाता है। इसके बाद कुछ पुलिस वाले आते हैं जिसमें उसके हिसाब से 2-2 दरोगा हैं, और वो उसे एक पेपर देते हैं, उस पर चंद लाइनें लिखी हुई थी, और उससे कहा जाता है कि देखो अब तुम ये जो लिखा है इसको पढ़ो और वीडियो पर रिकॉर्ड करो। मोनिंदर सोचता है कि ये क्या है, क्यों पढ़ूं। तब पुलिस वाले उसे धमकी देते हैं, कहते हैं कि ये जो युवराज की मौत का मामला है 2-3 दिन में ठंडा पड़ जाएगा, मीडिया भी इसे भूल जाएगी, हकीकत है, तो सब भूल कर लौट जाएंगे, पर तुझे तो रहना नोएडा में है और हम भी यही हैं, फिर तू अपना अंजाम सोच, इसलिए जो कह रहा हूं पढ़ दे। अब वो एक रिकॉर्ड कर दिया गया, रिकॉर्डिंग में वो वायरल भी हुआ। अब वो बयान क्या था जो वायरल हुआ, उसको भी सुन लीजिए। मेरा नाम मोनिंदर, मैं नोएडा सेक्टर 150 के रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे जी 16 तारीख को एक घटना हुई थी। अभी एक ज्यादा धुंध के कारण एक लड़का 27 साल वर्षीय रोड से सीधा तालाब में दागे गाड़ी लेकर, तो रोड में दागने के बाद वो जो किसी भी तरीके से पुलिस को पता चली, 15 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पुलिस पहुंच गई। कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद उसने, इतने ही मैं पहुंचता हूं कुछ समय बाद, थोड़ी सी देर बाद ही, तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे। लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। लेकिन लड़का उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। नोएडा सेक्टर 150 की घटना है ये, 16 तारीख की रात की। तो पहला उस रात का वाकया, उसके बाद ये बयान जो नोएडा पुलिस ने जबरन उससे रिकॉर्ड कराया। अब इसके बाद उसे एक पार्क में ले जाया जाता है और फिर उसे धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि तू ये बोल अब सभी के पास जाकर कि हाँ उस रात मैंने तो बचाने की कोशिश की, लेकिन हमारे साथ नोएडा पुलिस भी थी, नोएडा पुलिस ने भी बचाने की कोशिश की, नोएडा पुलिस जी जान से जुटी रही, हमारी खूब तारीफ करो। ये वो नोएडा पुलिस करी जो हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। जब मोनिंदर ने शायद कुछ ना नुकुर किया, मना किया, तो फिर उसे धमकी दी गई और साथ ही उसे ये भी कहा गया कि तू बहुत हीरो बन रहा है, हर चैनल हर अखबार में तू छाया हुआ है, सोशल मीडिया पर है, तो अब अपना मोबाइल बंद कर और 5, 7 या 10 दिन के लिए गायब हो जा, ताकि कोई भी मीडिया वाला तुझ तक न पहुंच सके और तू और ज़्यादा न बोले और नोएडा पुलिस की और फजीहत ना हो। असल में जब इस मामले की जांच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी को सौंपी और आनन फानन में नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटा दिया गया, तो अब ये था कि क्या यही जिम्मेदार थे? जिस जगह पर यह हादसा हुआ, नोएडा ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे बैरिकेड लगाए, वहाँ बताए, वहाँ एरो मार्क करे, वहाँ सावधानी के निशान लगाए कि आगे यू टर्न है या फिर सामने नाला है, पानी है, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। जो नॉलेज पार्क की पुलिस स्टेशन पहुंची नोएडा की, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो क्या सिर्फ सीईओ जिम्मेदार है, उन्हीं की बलि ली जाएगी, या नोएडा पुलिस और नोएडा ट्रैफिक पुलिस के लोग जिम्मेदार नहीं हैं? नोएडा अथॉरिटी से हटकर नोएडा की जो डीएम है, शहर की मालिक हैं, क्या उन्हें पता नहीं था कि यहाँ कहाँ कहाँ पर कौन से ख़तरनाक मोड़ है, कोहरे में हादसा हो सकता है? और कोहरा अभी से तो है नहीं, लगातार दिसंबर से ही चला रहा है। तो नोएडा पुलिस को ये लगा कि एसआईटी की टीम बन चुकी है और अब उनकी पोल खुलने वाली है और हो सकता है थाने के बहुत सारे लोग सस्पेंड हो जाए। अब उन्हें लगा कि मोनिंदर जो है ये वो मोहरा है जिसकी वजह से इन लोगों पर गाज गिर सकती है, इनकी वर्दी भी जा सकती है, इनका थाना भी जा सकता है। बस इसीलिए वो शख्स जो अपनी जान जोखिम में डालकर एक नौजवान को बचाने की कोशिश कर रहा था, अब नोएडा पुलिस के गुस्से का शिकार है। उसकी धमकी की खबर सीनियर अफसरों तक पहुंची
खुलकर वो भी नहीं कह रहे हैं, कह रहे अच्छा ऐसा हुआ तो हम देखेंगे। एसआईटी की टीम को 5 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया, 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन कमाल ये कि एसआईटी की टीम के किसी मेंबर ने अभी तक इस डिलीवरी बॉय मुनिंदर को कांटेक्ट ही नहीं किया, जबकि मुनिंदर चाहता है कि एसआईटी वाले उसे बुलाएं, उससे पूछताछ करें, ताकि उस रात जो कुछ उसने देखा वो बता सके, अपना बयान दर्ज करा सके। और कायदे से इस पूरे हादसे का वो चश्मदीद है, आई विटनेस है। उसने आंखों से देखा कि उस वक्त नोएडा पुलिस क्या कर रही थी, उस वक्त जो एसडीआरएफ की टीम क्या कर रही थी, उस वक्त फायर ब्रिगेड क्या कर रही थी। इनके पास न रस्सी, न बोट, न कोई सामान, तो ये तो सब टाइम पास कर रहे थे। और इसी टाइम पास करने के चक्कर में 6 बजे उस नौजवान की लाश बाहर आती है और 48 घंटे बाद कार बाहर आती है। तो जिस शख्स को कायदे से सर पर बिठाना चाहिए, नोएडा पुलिस उसे कुचलने की कोशिश कर रही है। जब ये बात हम लोगों को पता चली तो हमारे रिपोर्टर भूपेंद्र उनको भेजा मुनिंदर के पास। मुनिंदर डरा हुआ था, बोला साहब अगर मैं अब मीडिया में आया तो आप लोग तो भूल जाएंगे, 2-3 दिन के बाद मुझे और मेरे परिवार को खतरा है, क्या पता किसी झूठे केस में ही फंसा दें। उन्होंने धमकी दी है। तब हम लोगों ने उसे भरोसा दिलाया कि बेफिक्र रहो, बात 2-3 दिन की नहीं, नंबर भी दिया कि अगर कभी तुम्हें लगे कि तुमको कोई थ्रेट कर रहा है या नोएडा पुलिस तुम्हें किसी केस में फंसाने की कोशिश कर रही है तो मुझे या मेरे रिपोर्टर को तुम कॉल करना, जो भी मदद होगी हम ज़रूर करेंगे और कम से कम ये जुल्म तो नहीं होने देंगे। इस भरोसे के बाद मुनिंदर तैयार हुआ अपनी बात रखने के लिए और ये बताने के लिए कि इस हादसे के बाद नोएडा पुलिस ने उसके साथ क्या किया। तो मैं चाहता हूँ कि अब उसकी कहानी मैं सुनाऊँ। बेहतर ये होगा कि उसी की ज़ुबानी अब नोएडा पुलिस के इस पूरे जुल्म की कहानी आप सुनिए। मुझे 18 तारीख को सुबह 11 से 12 बजे के बीच में कॉल आती है। 16 तारीख की घटना, 18 तारीख को कॉल आती है कि मोनिंदर अब तुम इस चीज में बयानबाजी क्यों कर रहे हो, तो आप एक काम करो, हमें तो आपसे कुछ बात करनी है, हमारे सीनियर अधिकारी आपसे मिलना चाहते हैं, आप थाने आइए। मैं बोला सर ठीक है, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। मैं लगभग आधे से 1 घंटे के बीच में थाने पहुंच गया था। वहां पर सीनियर अधिकारियों के अंदर थाने में मीटिंग चल रही थी, लेकिन मुझे सीनियर अधिकारियों से मिलने नहीं दिया गया, मतलब उन्होंने खुद नहीं मिलवाया मुझे। 4-5 पुलिस वाले, लगभग 5 हैं, वो पार्क थाने के सामने एक पार्क है, उसके अंदर 100 मीटर अंदर लेके गए। मुझे वहां जाकर बोला कि मोनिंदर ये वीडियो बनाने वाले जितने भी आ रहे हैं ये सब तो चले जाएंगे 2-4 दिन में, ध्यान रखना तुझे और हमें ही रहना। ये सीधी सीधी एक धमकाने वाली बात थी, जो सच्चाई है कि तुम पुलिस को साथ लेके क्यों नहीं चल रहे हो। उनके अंदर सबसे बड़ा दुख ये है, उनके अंदर ये दुख नहीं है कि उस लड़के की डेथ हुई है, उनके अंदर सबसे बड़ा दुख ये है कि वो मोनिंदर ने सच्चाई क्यों बता दी। अगर मैं सच्चाई नहीं बताऊंगा तो उस जगह पे कोई ना कोई फिर कल को मरेगा, फिर उससे अगले दिन मरेगा, फिर कभी ना कभी। और इस जगह पे कम से कम अभी तक मेरे अंदाज में 4 से 5 घटना हो चुकी है, लेकिन ये घटना भी मेरी वजह से वायरल हुई है कि मैंने इस पर खुल के बयान दिए निडर होकर बिल्कुल। तो जब ये वायरल हुई है, ये 16 तारीख की रात को घटना है, 11:45 की। 11:45 पर लड़का एक गाड़ी लेकर सीधा तालाब रोड में दाग जाता है। दागने के बाद सनरूफ से निकल के गाड़ी में वो बैठ जाता है। बैठकर वो चिल्लाता है, को सबसे पहले कॉल करता है अपने पिताजी का, पापा ऐसे ऐसे मैं किसी जोड़ में गिर गया हूँ, नाले में गिर गया हूँ, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए मेरी। उनके पिताजी को भी ढूंढने में ऐसा बता रहे 30 से 40 मिनट लग गई थी उस लड़के को। लड़के पापा को, उसके पापा को पता चल गई थी कि मेरा बेटा कहाँ पर है, तो उसने ढूंढ लिया था। फिर उन्होंने तुरंत 112 पे कॉल की। 112 पे कॉल करने के बाद 112 भी आ गई थी। फिर 112 को ये समझा, बोला है जी गया था कि लड़का गाड़ी समेत नाले में गिर चुका है, लेकिन गाड़ी, पुलिस ने आके सिचुएशन देखी तो जो गाड़ी जो है तालाब में गिरी हुई थी। नाले में और तालाब में बहुत फर्क होता है, ये बात 100% सच है। इसमें कोई जो ये चीज मैं जोर दबाव में नहीं बोल रहा हूँ। पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो दी गई थी कि नाले में गिरा हुआ है, लेकिन जब पुलिस ने मौके पे जाके देखा तो लड़का जोड़ में पड़ा हुआ था, उनके पास कोई सुविधा नहीं थी। तो उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ वालों को सबको सूचना दी थी कि जल्दी से जल्दी आइए, यहाँ पे एक ऐसी घटना हो चुकी है। मौके पर फायर ब्रिगेड वाले सब पहुंच गए थे। फायर ब्रिगेड वाले पहुंच गए जब लड़का गाड़ी पे खूब बैठा था, टॉर्च दिखा रहा था। फायर ब्रिगेड वाले पानी में नहीं उतर पा रहे थे, किस कारण से, अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी था। उसके अंदर ये उनके अंदर ये भी डर था कि इसके अंदर सरिया है, पानी के अंदर सरिया है, कहीं हम नीचे उतरे सरिया हमारे फंस ना जाए, बहुत सारी चीजें हैं।
उनको धीरे 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 1:30 से 40 मिनट के बीच में जब मैं 1:30 पर ऐसा बताते हैं कि 1:35 पर वो लड़का डूब चुका था गाड़ी समेत। 12:15 का गिरा हुआ इंसान 1:40 के अंदर 1:40 वो लड़का डूब गया था गाड़ी समेत। लास्ट टाइम उस लड़के के शब्द ये थे कि पापा प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, पापा प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। गाड़ी धीरे धीरे अब अंदर जाने लगी है स्पीड से। लास्ट टाइम जब उस लड़के के शब्द थे तो उसके पिताजी ने पुलिस वालों से सबसे कहा था कि जल्दी से कीजिए प्लीज। लास्ट में एक वीडियो भी है मेरे पास जिसमें लास्ट में वो उसके पिताजी बोल रहे हैं बेटा घबराओ मत, दूसरी गाड़ी भी मैंने मंगवा दी है, लेकिन गाड़ी कितनी भी आएगी लेकिन लड़का नहीं बचा पाई। मेरे जाने से पहले मैं पहुंचता हूं वहां पर लगभग 1:45-50 के लपेट में मौके पर पहुंचता हूं। मैं देखता हूं कि वहां सिस्टम क्या है, तो वो पानी के अंदर नहीं घुस पा रहे थे। मैं बोला मक्की जी मैं पानी के अंदर जा सकता हूँ, सरकारी महकमे के लोगों से पूछा तो वो बोले तो नहीं जा सकते। मैं सर मुझ पे तैरना आता है, मैं जा सकता हूँ। ठीक है जी, अगर आप पे तैरना आता तो जाइए। मैं गया, कम से कम 30 से 40 मिनट मैंने उसमें उस अंदर जाकर सर्च किया, इतने लड़का वो डूब चुका था गाड़ी के साथ। लेकिन लड़का जब डूबा था उससे पहले पूरा सिस्टम वहीं पे था मौजूद। अगर मशक्कत की जाती दिल से निडर होकर तो वो 100% लड़का बच जाता। उनके पास रस्सा भी था, जैकेट भी थी, छोटी नाव भी थी, सारी चीजें थी। लेकिन मैंने नोएडा प्राधिकरण, नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर्स को लेकर सब को लेकर सारी सच्चाई बता दी। गड्ढा कब खुदा था, क्या रीजन था, सब चीज मैंने बता दी। लेकिन अब मैं उनका दुश्मन बन चुका हूँ, जिन जिन की मैंने पोल खोल ली। अगर मैं पोल ना खोलूं तो कल को वहां कोई और भी मरेगा। वो लड़का अपने घर का इकलौता चिराग था, वो प्रशासन की नाकामी के कारण वो बुझ चुका है। उस घर में अब कोई नहीं बचा। उसकी माता 1 साल पहले गुजर चुकी थी, उनके पिताजी थे, वो इकलौते अपने पिताजी के सहारे थे बुढ़ापे के। लेकिन अब उनके पिताजी का कोई भी सहारा नहीं है, उनके घर में कोई भी अब सदस्य नहीं है, मात्र उनके पिताजी हैं सिर्फ। अब प्रशासन से मुझे यही जोर आ रहा है कि मतलब कल घटना स्थल पे मुझसे ये भी बोला गया मेरे खास दोस्तों से, मतलब जो जिन्होंने उनके पास में खड़े होकर सुनी है, पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे कि इस केस को थोड़ा ठंडा होने तो इसके तो डंडा दिया जाएगा। ये लफ्ज है प्रशासन के। ये किसके लफ्ज है, मतलब किसने कहा है? पुलिस वालों ने कहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता वो कौन है। उनके पास में खड़े थे, उन्होंने जब मेरे दोस्त जो मेरे साथ पढ़े थे उन लड़कों ने मुझे बताया कि ऐसे भाई तेरे खिलाफ बहुत ही नफरत है पुलिस के अंदर। हाँ जी, 4 लोग थे। हाँ। 2 दरोगा थे, 2 सिपाही थे। ठीक है। उन्होंने आपस में मीटिंग बनाई कि ऐसे ऐसे बुलवाओ इससे। दरोगाओं ने बोला था। तो क्या बोला उन्होंने आपसे कि क्या बोलोगे आप? उन्होंने ये बोला था कि इससे ये बोलो कि पुलिस भी वहाँ पे मौके पे थी और पुलिस भी बहुत मशक्कत के साथ लगी हुई थी, पुलिस भी पानी में घुसी हुई थी। मैं भी गया तो मैंने भी मदद करी और कुछ समय बाद उसको रेस्क्यू कर लिया गया था, कुछ ऐसे करके। तो जो आपने दोबारा अपना वीडियो वायरल हुआ है आपका, उसमें जो आपने बयान बदले थे वो इसी के लिए बदले थे कि पुलिस वालों का आप पे दबाव था? नहीं, दबाव मैंने जो पहले तो नॉर्मली सच्चाई बताई थी। जो थाने के सामने जो बयान बदलवाए थे वो झूठ बोलकर मुझे बुलाया गया था, वहां पे मेरे बयान बदले थे। बयान बदलने के बाद जब मुझे पता लगा कि मेरे बयान बदल सके, ये मेरी वीडियो वायरल कर दी गई है इन्होंने वीडियो बना के, तो मैंने घटना स्थल पे मॉर्निंग में जाकर सीधी सारी सच्चाई बता दी, ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ। अच्छा, जो आपको ये बयान मतलब चीजें स्क्रिप्ट बोली गई कि आपकी स्क्रिप्ट दी गई कि ये आपको बोलना है, हाँ। वो किसने कहा था? वो दरोगा थे, 2 सिपाहियों के साथ 2 दरोगा थे। इस तरीके से भी कुछ आपसे बोला गया कि आप 5-7 दिन के लिए यहाँ से चले जाओ, मीडिया वालों के संपर्क में ना रहो, या मीडिया वाले फिर आपको ढूंढ नहीं पाएंगे? जी हैं? क्या बोला गया था आपसे? ये बोला था कि एक काम करो, इस केस से बिल्कुल साइड हो जाओ, फोन स्विच ऑफ कर दो, 2-4 दिन के लिए गायब हो जाओ। ये भी दरोगा नहीं बोला था? जी, दरोगा भी थे और सिपाही भी थे, सब मौजूद थे। कोई और धमकी दी आपको? धमकी अभी भी बराबर चल रही है जी। कल अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए उस घटना को, जब वो बोल रहे हैं कि इसको केस को शांत हो जाने दो, इसके अंदर डंडा दिया जाएगा। उनके अंदर कितना जहर होगा मुझे लेकर, आप बताइए। मुझे डर नहीं होगा, क्या नहीं होगा? प्रशासन से मैं कैसे लड़ सकता हूँ? मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, मैं प्रशासन से कैसे लड़ सकता हूँ? प्रशासन से तो कोई भी नहीं लड़ सकता, अगर वो अपनी पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकता। तो मेरे अंदर इस चीज को लेकर डर है कि केस शांत होते ही मेरे ऊपर बहुत ही गंदे तरीके से हमला करेंगे, जेबीडी का सांप बनाएंगे। ये 100% सत्य है। अगर आप पे जो भी कार्रवाई हो सके जिससे कि मेरी इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत आए, मेरी मदद करो। मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मेरी माता बहुत ज्यादा डरी हुई है। बोल रहे थे कि ये फैन फॉलोइंग के लिए कर रहा है अभी, और कुछ नहीं है। ये इस केस को ठंडा होने तो तब बताएंगे इसको कितना बोलेगा ये।
एसआईटी की टीम बन चुकी है, यहाँ पे जांच भी कर रही है, तो आपसे संपर्क किया गया, आपसे पूछा गया कि घटना में क्या हुआ, जी। किसी तरह की कोई बात एसआईटी के द्वारा आपसे करी गई? 100% जवाब दूंगा, एकदम सत्य दूंगा। अभी तक फिलहाल 2 दिन जो एसआईटी को बीत चुके हैं, उसमें किसी ने एसआईटी की टीम ने आपसे संपर्क किया? अभी तक मुझसे कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ संपर्क करे। मैं खुद चाहता हूँ कि उससे संपर्क करे। जी, मैं जो मेरे सामने जो भी सब काम करतूत जो भी हुए हैं उनके, मैं चाहता हूं कि एसआईटी की टीम को मैं सत्य बताऊं। क्यों? वो अपने काले करतूत छुपाने के मारे मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोनिंदर किसी भी तरीके से एसआईटी की टीम के सामने ना आए, पत्रकारों के सामने ना आए, सच ना बोले। जो मर गया है तो चला गया था। कुछ पुलिस वालों ने तो ऐसा भी बोला है मुझसे कि जो जाने वाला चला गया है मोनिंदर, अब तुम क्यों बीच में फंस रहे हो। मतलब जाने वाला चला गया है उनके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज है। क्यों? वो प्रशासन में रोजाना ऐसी घटना देखते रहते हैं, लेकिन वो ये चीज नहीं देख रहे किसी के पीछे का क्या सब कुछ उजड़ गया उनका। तो अब उनके घर में बचा क्या है? इकलौता बेटा था, वो चला गया। लेकिन मैंने सत्य बोलना छोड़ा नहीं, मैं अभी भी सत्य पे हूँ। मैं चाहता हूँ एसआईटी टीम मुझसे कांटेक्ट करे और मैं उनके पास आऊँ या किसी भी तरीके जहाँ वो बोलेंगे और मैं उनको सारी घटना सत्य बताऊंगा। बिल्कुल। तो ये मुनिंदर था, उसकी बात आपने सुनी। अब अंदाज़ा लगाइए, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जुमला था, एक बड़ा खूबसूरत है वो लगता है मुझे, कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। मुझे लगता है वो लाइन नोएडा पुलिस ने गलत सुन लिया और इसीलिए उन्होंने ये किया कि ना करेंगे ना करने देंगे मदद। खुद तो मदद की नहीं, जब ये मुनिंदर मदद करने के लिए आगे आया तो उसका सिला ये मिल रहा है कि उसे ही उल्टे फंसाने की, धमकाने की कोशिश की जा रही। लेकिन मुनिंदर से वादा किया है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारी पूरी टीम उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगी। इसके साथ ही इस कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।